नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने भूगोल पिछली कक्षा के अंदर भी एक पुस्तक का अध्ययन किया था। थोड़ा पिछले की तरफ चलते हैं कि भूगोल है क्या, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो एक ग्रीक विद्वान थे, इरास्टोथेनेस। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, इसलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, भूगोल का पिता भी इन्हें कहा जाता है। भूगोल की शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के हुई है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ है भूमि, धरती, और ग्राफोस का अर्थ है उसका वर्णन करना। सरल शब्दों में हम कहें तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अब पृथ्वी के ऊपर भौतिक पर्यावरण भी है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी है, उन सब का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल हमारी जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सूचना प्राप्त करता है और उनका संश्लेषित अध्ययन भी करता है। तो सरल शब्दों में हम भूगोल को कहेंगे कि भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव के मध्य में होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ये सारी बातें भूगोल की जो परिभाषा है कक्षा 11वीं के अंदर हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आई कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पिछली कक्षा के अंदर हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था। ये आप सब जानते हैं कि हमारे धरातल पर पाए जाने वाले सभी तत्वों की उत्पत्ति के आधार पर हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। पहले ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक या भौतिक तत्व जिनको हम बोलते हैं, वो प्रकृति के द्वारा या हमारे भौतिक पर्यावरण का एक अंग है। दूसरा है मानवीय या सांस्कृतिक, यानी कि मानव से संबंधित, मानव के द्वारा बनाए गए या मानव के द्वारा विकसित किया गया विकास, वो मानवीय सांस्कृतिक विकास कहलाता है। इन्हीं भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश के अध्ययन के आधार पर कि हम एक या परिवेश का अध्ययन करते हैं, दूसरा हम मानवीय परिवेश का अध्ययन करते हैं। इस आधार पर भूगोल को दो शाखाओं में विकसित किया गया है। पहला हमारा है भौतिक भूगोल, यानी कि पूरे भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, जिसमें हमने किया था हमारी बहुत सारी भू आकृतियां थी, हमारा वायुमंडल था, पृथ्वी का उद्गम एवं विकास का अध्ययन हमने किया था, नदी, महासागरीय जल, महासागर का नितल, पवने, ब्रह्मांड, यानी कि इन सारे जो कारक हैं वो हमारे भौतिक कारक हैं और उनका अध्ययन हमने किया था भौतिक भूगोल की शाखा। दूसरे मानवीय सांस्कृतिक विकास का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो कहलाती है मानव भूगोल, यानी कि मानव ने अपने भौतिक विकास के साथ में जो मानवीय क्रियाएं की हैं, कहां पे रह करके, भौतिक पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन करके, भौतिक पर्यावरण के साथ में परस्पर क्रिया करके, वो मानव भूगोल कहलाता है। अब मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल हमारा प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक कारक या मानवीय जगत या सांस्कृतिक जो हमारा परिवेश है, संस्कृति के बीच में जो संबंध हैं, जो मानवीय परिघटनाएं हैं, उनका वितरण, उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो मानव भूगोल कहलाता है।
अब मानव भूगोल के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी अनुसार डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। पहले फ्रेडरिक रेटजेल, जिसको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। इन्होंने बड़े ही सरल शब्दों के अंदर मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि मानव भूगोल मानव समाजों के द्वारा बनाए गए जो समाज हैं और धरातल के बीच के संबंधों का एक शुद्ध संश्लेषित अध्ययन है। ये हमारे जर्मनी के विद्वान थे फ्रेडरिक रेटजेल। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इनको मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। दूसरी इन्हीं की शिष्या थी यूएसए की कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने भी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कि हमारी जो पृथ्वी है और मानव की जो क्रियाएं हैं, पृथ्वी जो भौतिक पर्यावरण है और मानवीय जो क्रियाएं हैं, उनमें होने वाले संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। फिर फ्रांस के भूगोलवेत्ता आए विडाल डी लाब्लास। उन्होंने मानव भूगोल को अपने अनुसार परिभाषित किया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि भौतिक जो नियम हैं, प्रकृति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं और इस पर रहने वाले मध्य जिसमें मानव प्रमुख है, उन जीवों के मध्य संबंधों का अधिक ज्ञान उत्पन्न करना और जो संकल्पनाएं उत्पन्न हुई उनका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव का प्राकृतिकरण व प्रकृति का मानवीकरण। शुरुआती दौर के अंदर जब मानव का इतना अधिक बौद्धिक विकास नहीं हुआ था, उस समय मानव पूर्णतः प्रकृति के अधीन था। एक छोटे उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं कि कोई आदिवासी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचता है। वो आगे जाता है तो वो सामने एक बड़ी नदी को अपने सामने देखता है। वो उस नदी के अंदर से पानी पीता है। पानी पीने के बाद उस नदी का धन्यवाद करता है, हाथ जोड़ता है और वो उस नदी को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसका इतना अधिक बौद्धिक विकास नहीं हुआ था कि वो उस नदी को पार करने के बारे में सोचे, उनको तरीकों के बारे में सोचे कि इस नदी को किस प्रकार से पार किया जाए। तो वो वहीं से वापिस लौट जाता है। जब लौटता है तो रास्ते के अंदर जब उसको भूख लगती है तो वो आसपास के पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको खाना शुरू करता है, पेड़ों से फल को प्राप्त करता है। उन पेड़ों के फलों को प्राप्त करके अपना जीवन यापन एज इट इज चलाता जाता है, जो पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर। तो मनुष्य उस समय पूर्णतः प्रकृति के अधीन हो जाता है, तो वो कहलाता है हमारा मानव का प्राकृतिकरण। शुरुआती दौर के अंदर जो जर्मन विचारधारक थे, उन्होंने इसको नाम दिया था पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद के जो जन्मदाता हैं वो रेटजेल हैं। रेटजेल ने अपने विचार के अनुसार माना था कि मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति से आगे वो नहीं जा सकता, जैसे वो नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था और प्रकृति के अधीन रहकर ही अपना जीवन यापन करता आया था। तो प्रकृति के अधीन रह करके जीवन यापन करना वो मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है।
अब आई कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण मतलब है कि प्रकृति के अंदर बनाए गए नियमों का अनुकरण करते हुए नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न करना। यानी कि मानव ने जो अपना बौद्धिक विकास करता गया, उस बौद्धिक विकास के साथ में वो प्रकृति के जो नियम थे उनको समझता गया, और प्रकृति के नियमों को समझ करके उसने बहुत सारी नियमों को समझ करके बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियों को जन्म देना शुरू किया। कि मानव जब एरोडायनामिक नियम, वायु से संबंधित नियमों को समझ गया, तो उस नियमों को समझ करके मानव ने वायुयान का निर्माण किया और वो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। जहां कहीं पर बहुत ज्यादा तापमान था, उस अधिक तापमान के अंदर मानव काम नहीं कर सकता था, तो मानव ने प्रकृति के नियमों के अनुसार ही एयर कंडीशनर का निर्माण किया और एक तापमान को नीचे करने के लिए नई प्रौद्योगिकी उत्पन्न की। इसी प्रकार बहुत से डीएनए हैं। डीएनए को समझ करके बहुत सारे आनुवंशिक बीमारियों से लड़ने की, अन्य वायरस से लड़ने की अक्षमता या उनका इलाज मानव ने ढूंढ लिया। तो ये क्या करता है कि आज के समय के अंदर मानव ऊंचाइयों के ऊपर भी गया है। उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बनाई कि जो पर्वत क्रॉस करने, पार करने कठिन थे, आज मानव वहां पर अपने निवास स्थान स्थापित करता है। तो प्रकृति के नियमों को लेकर ही प्रकृति के ऊपर विजय पाना, वो प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इस प्रकृति के मानवीकरण का पुराना नाम है संभववाद। संभववाद एक फ्रांसीसी विचारधारा है कि विद्वान विडाल डी इसके जनक हैं। उन्होंने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति मानव के आगे बहुत सारी संभावनाएं देती है। आगे बढ़ने के लिए अपार रास्ते खोलती है और मानव उन रास्तों को अपना करके आगे बढ़ता जाता है, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करता जाता है। इसलिए मानव प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति उसको बहुत सारी संभावनाएं देती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए इसको संभववाद विचारधारा का नाम दिया गया। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक अन्य विचारधारा और आई जिसका नाम था नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा के अनुसार क्या था कि हम प्रकृति के साथ मिलकर के बहुत सारे नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकते हैं, जीवन को और आसान बना सकते हैं। कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय पाई है। इस विचारधारा का जो प्रतिपादन था वो ऑस्ट्रेलिया के विद्वान थे ग्रिफिथ टेलर। इनके अनुसार कि ना तो कि प्रकृति मानव को अपार संभावनाएं और गलत करने के लिए दंड का प्रावधान भी करती है। कि नगरों के अंदर आप जाते हैं, वहां पर यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए चौराहों के ऊपर लाइटें लगाई गई हैं जो 3 प्रकार की हैं, रेड, येलो
और ग्रीन। रेड जो रुकने का इशारा करती है, आप इस आगे नहीं बढ़ सकते हो। येलो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने का इशारा जो करती है, और ग्रीन आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोलती है। तो ठीक प्रकृति भी मानव के आगे इसी प्रकार रुको और जाओ, रुको और जाओ जो विचारधारा है वो नव निश्चयवाद कहलाती है। कि प्रकृति जब मानव काफी आगे बढ़ता है तो वो उसको इशारा भी करती है कि आप रुकिए, आगे मत बढ़िए। कि मानव आज के समय के अंदर इतने अधिक उन्नति की है कि आज हमारी ओजोन लेयर के अंदर हमारा पर्यावरण प्रदूषित है, और प्रकृति ने इसके बदले मनुष्य को भी देना शुरू कर दिया कि आप रुकिए। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अभी कोरोना वायरस आया है, जिसकी अभी तक कोई किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं बनी है। तो ये प्रकृति का एक दंड भी देने का कार्य है। तो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार रह करके ही मानव उन्नति कर सकता है। ये कहना था नव निश्चयवाद के जो समर्थक थे, प्रतिपादन थे ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर का।